हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस न्यू इन्वेंशन। फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट का, और उसके बाद फिर हम कैसे शॉर्ट्स रूल को देखे थे। आज हम देखेंगे कुछ ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसा कि फर्स्ट ऑपरेशन है कि हम किसी, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इसको हम मान लीजिए फर्स्ट रो जो है, ये फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ इंटरचेंज करते हैं। हमें आगे चल के देखेंगे कि कैसे इंटरचेंज करते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, आर फर्स्ट रो को इंटरचेंज विथ सेकेंड रो, यानी इसको हम इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं A2 B2 C2, उसके बाद A1 B1 C1, उसके बाद A3 B3 C3। मेन हमें यहाँ पर ये समझना है कि इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। अगर हम मान लीजिए इसी को हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा C1 इंटरचेंज विथ C2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे B1 B2 B3, क्योंकि C1 की जगह C2 आ जाएगा और C2 की जगह C1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3 और C1 C2 C3। तो इस तरह से हम इसको इंटरचेंज करते हैं। अब मान लीजिए हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अब हमें दे दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है यहाँ पर, जैसा कि A1 A2 A3 B1 B2 और B3 C1 C2 और C3। मान लीजिए इसमें क्या किया जा रहा है कि R1 को R1 प्लस R2 कर दिया जा रहा है। इस तरह से कर दिया जाना, यानी R1 जो रो है R1 है, उसको R1 और R2 को सम के बराबर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इंटरचेंज का ऑप्शन नहीं देके केवल एक तरफ में डैश देंगे और उसके बाद इसको इस तरह से लिखेंगे A1 R1 में जो है R1 और R2 को ऐड कर देंगे, तो A1 प्लस A2, उसके बाद B1 प्लस B2, उसके बाद C1 प्लस C2, और बाकी जो है A2 B2 C2 A3 B3 और C3 ये सेम ही रहेगा। तो अगर हमें इस तरह से देना हो, कहीं कहीं क्वेश्चन में इस तरह से हमें करने को मिलेगा, R1 को R1 प्लस 2R2 लिखने को रहेगा, R1 प्लस 2R2। यानी इसका मतलब है कि R1 के जगह पर R1 प्लस 2 से गुना करके और सेकेंड रो को ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसा कि देखते हैं दे दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर मान लीजिए दे दिया गया है एक इस तरह से A1 A2 A3 B1 B2 और B3 C1 C2 और C3। यहाँ पर हमको करना क्या है कि R1 को R1 प्लस 2R2 करना है। ठीक है, यानी फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट रो के साथ प्लस सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। हमको ये आगे चल के पता चलेगा कि इसको ऐसा क्यों करते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड दे दिया गया है डिटरमिनेंट, उसको सिंपल वे में लाने के लिए इस तरह से ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो इसको लिखने के लिए इस तरह से फिर डिटरमिनेंट हो जाएगा A1 प्लस, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 2A2, फिर उसके बाद B1 प्लस 2B2, उसके बाद C1 प्लस 2C2, और बाकी जो है जिस तरह से है उसी तरह से रह जाएगा, और A3 B3 और C3। तो हमारा अगला जो डिटर्मिनेंट होगा ये बन जाएगा। ठीक है, अगर हमको इसी तरह से कॉलम को करना रहे
मान लीजिए हमको एक कॉलम दे दिया गया है, C1 को C1 प्लस C3 करना रहेगा, तो कैसे करेंगे? तो हम आगे देखते हैं। एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ दे दिया गया है A1 A2 A3, B1 B2 और B3, C1 C2 और C3 यहाँ पर दे दिया गया है। अब आगे बोला जा रहा है कि इसको करना है C1 को C1 प्लस C3 में चेंज करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम ये दिया गया है और थर्ड कॉलम ये है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अगला डिटरमिनेंट लिखने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे A1 प्लस C1, उसके बाद A2 प्लस C2, उसके बाद A3 प्लस C3, उसके बाद बाकी जो है B1 B2 B3 C1 C2 और C3 ये सेम रह जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह के ऑपरेशंस आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अब हम इसके प्रॉपर्टीज पर बढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि अब कैसे हम आगे इस प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, पहला प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाता है, जैसा कि अगर हिंदी बोले तो किसी भी जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसके पंक्तियों में संगत स्तंभों में चेंज कर दिया जाता है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये दे दिया गया है A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर इसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे कि पहला रो को पहला कॉलम के साथ, दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ, तीसरा रो को तीसरा कॉलम के साथ, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए डेल्टा इजकल टू इतना दे दिया गया है, ठीक है। अगर हम इसको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि आपस में बदल देते हैं, जैसे कि पहला रो को हम पहला कॉलम बना देंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना देंगे। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज रो एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरचेंज करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये पहला रो है, पहला ये कॉलम है, इसको पहला रो बना देंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे A1 A2 A3, उसके बाद दूसरा कॉलम को दूसरा रो बना देंगे B1 B2 B3 और तीसरा रो तीसरा कॉलम को तीसरा रो C1 C2 C3। तो जो ये नया एक डिटर्मिनेंट बना है इसको नाम देते हैं डेल्टा डैश। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इस दोनों के बराबर होगा। यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डेल्टा इजकल टू डेल्टा डैश, यानी कि अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो किसी भी तरह के उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, जैसा कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 4 3 6, ठीक है। और इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुना 6 माइनस 3 गुना 4, यानी 12 माइनस 12 इजकल टू 0। अब इसके रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके रो और कॉलम जो है इसको आपस में हम इंटरचेंज कर देंगे, जैसा कि यहाँ 2 और 4, उसके बाद 3 और 6, उसके बाद अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4, यानी 12 माइनस 12 इजकल टू 0। यहाँ देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू सेम आ जा रहा है, जबकि इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए हैं ये दोनों का, ठीक है। तो
फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका जो मान निकलता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसका रो और कॉलम सेम हो, जैसा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसका रो और कम से कम 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम हो जाए, जैसा कि मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, ये B1 है, B2 है, B3 है और फिर A1 है, A2 है, A3 है। कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाए तो इसका वैल्यू जो होता है 0 के बराबर होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक और डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया हुआ है, जैसा कि दे दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3, उसके बाद फिर A1 A2 A3, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो भी 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ जो है रो और थर्ड रो दोनों सेम है, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम है। तो यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी यही कहता है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। जैसा कि इस पर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है 1 2 3 1 1 1 और फिर दे दिया गया है 1 2 3, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है वैल्यू, तो हम निकालेंगे। फर्स्ट हो गया, उसके बाद 3 इंटू 1 इंटू 3 और उसके बाद यहाँ देखेंगे 1 इंटू 2 यानी -2, उसके बाद माइनस, उसके बाद 1, फिर यहाँ ये देखेंगे 2 इंटू 3 6, फिर यहाँ 3 इंटू 2 -6, उसके बाद फिर +1, उसके बाद देखेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 -6 में से 6 गया 0 और इसके बाद फिर इसका वैल्यू आ जाएगा -1, तो 1 और -1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि इसका 2 रो और 2 कॉलम सेम था, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं ये रो और ये कॉलम सेम था, सॉरी ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम था, इसलिए इसका वैल्यू डायरेक्ट हम 0। तो यानी हम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या फिर 2 कॉलम हमें सेम दिखे तो उसका वैल्यू हम बिना निकाले डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अब तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरे प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो उसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ एग्जांपल से देखेंगे, हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि अगर मान लीजिए किसी भी 2 रो को ले लेते हैं, ये फर्स्ट रो को ले लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट रो को ले लेते हैं और ये सेकेंड रो को ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू डेल्टा है, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा है, ठीक है, हम इसको R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, यानी R1 की जगह R2 आ जाएगा और R2 की जगह R1 आ जाएगा। तो इंटरचेंज करने के बाद ये हो जाएगा A2 B2 C2, उसके बाद A1 B1 C1, उसके बाद A3 B3 और C3। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू आएगा ये इसका जितना वैल्यू होगा उसका निगेटिव होगा। जैसे अगर मान लीजिए इसका वैल्यू डेल्टा है तो इसका वैल्यू माइनस डेल्टा, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 5 आता तो इसका वैल्यू -5 हो जाएगा। यानी अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के आपस में 2 रो या फिर कॉलम को चेंज कर देते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है माइनस हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं,
हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3 हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करते हैं तो ये है हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 1 है, ठीक है, और ये वाला जो है हमारा कॉलम 3 है। तो हम इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, जैसे C1 C2 C3, उसके बाद B1 B2 B3 और उसके बाद A1 A2 A3। मान लीजिए इसका वैल्यू जो है डेल्टा आ रहा है या फिर इसका वैल्यू मान लीजिए P आ रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होगा -P आ जाएगा। चलिए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक दिया गया है 1 2 3 0 1 2 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है। इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 1 -2 इंटू 0 -2 प्लस 3 इंटू 0 -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4 और ये हो जाएगा -3, यानी इसका वैल्यू 0 आ रहा है। खैर इसका वैल्यू तो 0 आ गया, तो इसमें जो हम इंटरचेंज करेंगे उसका ही वैल्यू 0 ही आ जाएगा, इसलिए हम कोई दूसरा डिटर्मिनेंट लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है 1 2 1 1 1 2 और 2 3 4। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 इंटू 4 -6 -1 इंटू 8 -3 प्लस 2 इंटू 4 -1, उसके बाद आ जाएगा -2 -5 और ये आ जाएगा +6, यानी -7 + 6 = -1। अब जब हम इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाले कॉलम को ये वाले कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पर लिखेंगे कॉलम 1 इंटरचेंजेज विद कॉलम 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 4 1 1 2 और ये आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, यानी हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 आ रहा था, -1 आ रहा था और इसका वैल्यू 1 आ रहा है। इसका कारण पीछे का कारण ये है कि इसके दो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। आगे का प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो हम मान लीजिए हमारे पास इसमें m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा हम इसको अगर अंदर लेके जाएंगे तो किसी भी एक रो या कॉलम में ये मल्टीप्लाई कर देगा, MA1 MB1 और MC1, उसके बाद A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इसका वैल्यू ये आ जाएगा। यानी इसका हम रिवर्स भी देखते हैं कि अगर हम मान लीजिए इस तरह से दिया हो PA1 PA2 PA3, ठीक है, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3, हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट दिया है। तो अगर किसी भी रो में कोई भी चीज कॉमन हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि ये तीनों में कॉमन P है, हम देख सकते हैं कि यहाँ भी P कॉमन है, यहाँ भी P कॉमन है, यहाँ भी P कॉमन है। P = हो जाएगा A1 A2 A3 और B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि P को हम बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज पर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, ठीक है, हमारे पास एक दे दिया गया है डिटर्मिनेंट 32
24 एंड 16, 8, 3 और 5। उसके बाद एक दे दिया गया है 4, 5 और 3। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और इसमें देखते हैं कि कोई भी चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉमन 8 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको 8 को कॉमन कर लेते हैं बाहर। तो 8 को हम कॉमन करेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 4, उसके बाद 8 इंटू 3, उसके बाद 8 इंटू 2, और ये हो जाएगा 8, 3, 5, उसके बाद 4, 5, 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर 8 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से 8 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 8 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या बचा, 4, यहाँ पर देखते हैं 3 और यहाँ पर 2, फिर उसके बाद 8, 3, 5, उसके बाद 4, 5, 3। तो हम यहाँ आसानी से देखते हैं कि अब इसका वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में हमें छोटा नंबर डिजिट मिल गया, तो अब इसका वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम जो पिछला प्रॉपर्टीज पढ़े थे इस तरह से कि अगर कोई भी चीज़ कॉमन हो, MA1, MB1, MC1, उसके बाद A2, B2, C2, A3, B3, C3, तो हम ये जो M कॉमन है तीनों में उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, और जो फिर छोटा बचेगा डिटरमिनेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, ये जो डिटरमिनेंट हमारे पास बना, फिर इस छोटा डिटरमिनेंट को हम निकाल के और जो इसका वैल्यू आएगा उसमें 8 से हम मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, तो हमारा बड़ा वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हैं। हमारा अगला प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी किसी भी डिटरमिनेंट को इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, A1 प्लस P, उसके बाद A2, A3, उसके बाद दिया गया है B1 प्लस Q, उसके बाद C1 प्लस R, उसके बाद B2, C2, B3, C3। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि इसे हम फिर से लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास डिटरमिनेंट दे दिया गया है इस तरह से। ठीक है, डिटरमिनेंट दे दिया गया है A1 प्लस B1, ठीक है, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, उसके बाद दे दिया गया है P, Q, R, और उसके बाद C1, C2, C3। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, A1, A2, A3। ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है इसको एक साथ ले लेंगे, और उसके बाद फिर ये दोनों जो है उसको सेम रहने देंगे, P, Q, R, और उसके बाद C1, C2, C3, और बीच में प्लस का साइन देंगे। उसके बाद एक बार ये वाला रो को हम ले लेंगे। ठीक है, ये वाले को ले लेंगे, यानी B1, B2, B3। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, इसको इस तरह से ले लेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे B1, B2, B3, उसके बाद P, Q, R, और उसके बाद C1, C2, C3। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, एक हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट इस तरह से दिया गया है, 5 प्लस P, उसके बाद 6 प्लस Q, उसके बाद 7 प्लस R, उसके बाद दे दिया गया है A, B, C, उसके बाद दे दिया गया है X, Y, Z। ये डिटरमिनेंट दे दिया गया है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे 5, 6, 7, उसके बाद A, B, C। एक बार ये वाले रो को ले लेंगे, जो यहाँ पर ये वाला रो है उसको एक बार हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यानी
ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, उसके बाद प्लस का साइन देंगे और इस बार ये वाला रो को ले लेंगे, ठीक है। यानी पी क्यू आर ए बी सी और एक्स वाई जेड, तो इसका सिंपल फॉर्म ये हो गया, ठीक है। अब हम अगला प्रॉपर्टी देखेंगे। आगे का प्रॉपर्टी एक है, आगे का प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास मान लीजिए डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में दे दिया गया है, हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है इस फॉर्म में है, हमारे पास डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में है a1 प्लस एम बी वन, उसके बाद दे दिया गया है a2 प्लस एम बी टू, उसके बाद a3 प्लस एम बी थ्री, और उसके बाद दे दिया गया है b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस तरह से, यानी कहने का मतलब कि हमारे पास जो है, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हम पढ़ चुके थे कि इसका मतलब क्या है कि C1 को जो है C1 प्लस एम C2 से किया गया है। अगर इस तरह के ऑपरेशन से हमें कर दिया गया है तो इसका हम पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए यानी A1 A2 A3, उसके बाद B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 और C3 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जो है हम यहाँ देख लेंगे MB1 MB1, उसके बाद MB2 और उसके बाद MB3, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया। इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ देखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये एक यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर M कॉमन कर लेंगे, ठीक है। M यहाँ से तीनों में शामिल है तो कॉमन कर लेंगे B1 B2 B3, उसके बाद फिर B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3। यहाँ ध्यान दें कि हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि दो रो या दो कॉलम सेम हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। यानी इसका वैल्यू जो होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ अब खत्म हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, जैसा कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि NCERT का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास दिया गया है एक क्वेश्चन है कि 1x और ये x स्क्वायर, उसके बाद 1y और y स्क्वायर, उसके बाद 1z और z स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है हमको प्रूफ करना है कि x माइनस वाई, उसके बाद y माइनस जेड और उसके बाद z माइनस एक्स, इसका वैल्यू इतना होगा। ये क्वेश्चन जो है प्रूफ दैट, ठीक है। तो इस तरह के हमको क्वेश्चन मिलेगा तो हम पहले LHS से चलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रूफ, यानी ये साबित करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसके बराबर होगा, ठीक है। तो LHS से हम चलते हैं, ठीक। LHS से चलेंगे, हमारे पास आ जाएगा LHS से चलते हैं तो हमारे पास आएगा, यहाँ देखते हैं, ठीक है। 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर और 1z जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ एक ले लेते हैं 1x एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1y वाई स्क्वायर, उसके बाद 1z जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको पहले देखते हैं क्या करना पड़ेगा, हमको इस फॉर्म में लाना है।
यानी कि हम अगर इससे इसको घटा दें एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे हमको अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अगर इस तरह से बैठ रहा है तो ही इस पर आएगा। तो हम क्या करते हैं कि C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, C2 माइनस C1 के साथ, ठीक है। और C3 को हम C3 माइनस C2 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी C1 को C2 माइनस C1, तो हम चलिए इंटरचेंज करते हैं यहाँ पर। यानी ये हो जाएगा 1x और ये आ जाएगा x, ये 1 है और इसके बाद ये x है और ये आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और फिर ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम गलत कर दिए हैं, C2 जो है C2 को C2 माइनस C1 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, उसके बाद ये y माइनस एक्स और ये आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। उसके बाद ये 0 होगा, उसके बाद ये हो जाएगा z माइनस वाई और ये हो जाएगा z माइनस वाई इंटू एक जेड प्लस वाई। चूँकि जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से देखेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं y माइनस एक्स कॉमन, y माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से z माइनस वाई कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट जो बच जाएगा ये बच जाएगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स और ये बच जाएगा 1 इंटू जेड प्लस वाई। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, इसका वैल्यू जो होगा x माइनस वाई आ जाएगा और बाकी जो है ये आ जाएगा y माइनस जेड और ये आ जाएगा z माइनस एक्स। तो ये जो है RHS के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे।